दोस्तों नमस्कार। एडी आली स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अच्छे से संस्कार। बिस्तर पर लेटे हुए राम प्रसाद जी को एक मनमोहक सुगंध आने लगती है। वह अपनी बिस्तर से उठकर रसोई घर की तरफ जाते हैं। अरे क्या बना रही हो? आदित्य की माँ, बड़ी मनमोहक सुगंध आ रही है। तो उनकी पत्नी बोली, आदित्य इंटरव्यू देने गया है, बस पहुंचता ही होगा। मुझे पूरा यकीन है कि आज उसे नौकरी मिल ही जाएगी। इसी खुशी में आज मैं उसके लिए उसी के मनपसंद का हलवा बना रही हूँ। और फिर हम लोग भगवान का धन्यवाद करने के लिए मंदिर जाकर भगवान को भोग भी लगाएंगे। हाँ नर्मदा, हमारे बेटे को नौकरी मिल जाएगी तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हमारे घर की गरीबी भी दूर हो जाएगी। हमने जीवन भर मेहनत करते हुए पाई पाई जोड़ी थी। घर गिरवी रख कर लाखों का कर्ज उठाया था। तुम्हारे गहने बेचकर इस घर का खर्च चलता था। इतना सब कुछ खोने के बाद तब जाकर आदित्य को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवा पाए थे। अब तो बस खुशखबरी मिल जाए तो हम लोग गंगा नहा लेंगे। आदित्य के माता पिता अभी यह सब बातें कर ही रहे थे कि तभी आदित्य घर के अंदर आया। चेहरे पर निराशा के भाव और आंखों में आंसू लिए आदित्य का चेहरा लाल हुए जा रहा था। उसका बुझा हुआ चेहरा देखते ही उसकी माँ का कलेजा थम सा गया और वहीं पिता की आंखों में बसे स्वप्न महल की एक एक ईंट धराशायी हो गई। थोड़ी देर बाद रूंधे स्वर में आदित्य बोला, पिताजी, मुझे नौकरी नहीं मिली। अब मैं भी आपकी तरह ही चौकीदारी की नौकरी कर लेता हूँ। कम से कम उन पैसों से घर का खर्चा तो निकल जाएगा। जब तक अच्छी नौकरी नहीं मिलती तब तक खाली भी तो नहीं बैठ सकता हूँ। कहते हुए आदित्य अपने पिता के गले लगकर रोने लग जाता है। इतना सुनते ही उसकी माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर राम प्रसाद जी निराशा और रुंधे स्वर में बोले, बेटा कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब जैसी तुम्हारी मर्जी। बेटा, आदित्य ने चौकीदारी की नौकरी करनी शुरू कर दी। लेकिन आस पड़ोस और रिश्तेदारों को कोई कमी मिल जाए तो कहाँ पचता है। लोग आदित्य को ताने मारने लगे। जब यही नौकरी करनी थी तो क्या जरूरत थी अपने बाप पर इतना कर्जा चढ़ाने की। अक्सर आए दिन लोगों के तानों से परेशान आदित्य का कलेजा छलनी होने लगा। इधर कर्जदारों से आए दिन निपटते निपटते उसके पिता भी थक चुके थे। अपने बूढ़े माता पिता का व्यथित चेहरा देखकर उसका दिल बैठने लगता। रह रह कर सोचने लगता, क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जो अपने माता पिता के ऊपर आई परेशानियों को दूर ना कर सकूं। आदित्य अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो गया था। जिंदगी से हताश होकर उसने ठान लिया कि अब वह अपनी जिंदगी को समाप्त कर देगा और यह सोचकर वह घर से निकल गया। वह सड़क पर तेजी से चल रहा था और उसके दिमाग में निराशापूर्ण विचार आते जा रहे थे। वह अपनी जिंदगी को समाप्त करने के लिए रास्ते ढूंढने लगा, लेकिन जिंदगी समाप्त करने का उससे कोई तरीका नहीं सूझ रहा था। उसके दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आते रहे। सोचने लगता कि किसी बिल्डिंग से छलांग लगा दूं, पर अगले ही पल विचार आता कि अगर गंभीर चोट लग गई और मैं जिंदा रह गया तो माँ बाप के सर पर पूरी तरह से बोझ बनकर रह जाऊंगा। फिर किसी पल ख्याल आता कि ट्रेन के नीचे कूदकर मर जाऊं, लेकिन उसकी आंखों के सामने उसके लाचार माँ बाप का चेहरा उसके सामने आ जाता। वह उनकी तकलीफों के बारे में सोचने लगता है। इसी सोच विचार में वह सड़क पर चला जा रहा था। सोचते सोचते अचानक वह सड़क के बीचों बीच में आ गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, सामने से एक बड़ी सी कार आई और उसे जोर से टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही आदित्य सड़क के दूसरे किनारे पर जा गिरा और बेहोश हो गया।
उसे बहुत गंभीर चोटें आई। कुछ ही देर में लोगों की भीड़ वहां इकट्ठी हो गई। मीडिया वालों ने यह बात आग की तरह फैला दी कि देखो देखो, बड़े बड़े बिजनेसमैन इस तरह अपने घमंड में चूर होकर अंधाधुंध गाड़ी चलाते हैं कि एक गरीब, लाचार और असहाय लोगों की जिंदगी की कीमत क्या होती है यह भी नहीं जानते। ऐसे घमंडी लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए। जिस गाड़ी से आदित्य का एक्सीडेंट हुआ था, वह गाड़ी शहर की एक बहुत बड़े बिजनेसमैन सुरेश कुमार की थी। वह इस शहर के माने जाने रईस व्यक्ति थे। वह बहुत ही ईमानदार और सज्जन व्यक्ति थे। सुरेश कुमार जी कोई गलत काम करने में विश्वास नहीं रखते थे और न ही किसी धोखाधड़ी या बेईमान इंसान का साथ देते थे। लेकिन आज जब उनकी गाड़ी से एक गरीब को गंभीर चोट लग गई, तो अन्य बड़ी हस्ती वाली पार्टियों के सदस्यों ने उन्हें बदनाम करने का मौका मिल गया। हालांकि आदित्य को उन्होंने ही अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया और भर्ती करवाया था, परंतु फिर भी उन्हें बदनाम करने की साजिशें रची जा रही थी। इसी के चलते दो लोग अस्पताल के कमरे में आदित्य के पास आए। आदित्य इसी समय होश में आया था। उन लोगों ने उसे पैसों का लालच देते हुए सुरेश कुमार जी के खिलाफ बयान देने को कहा और चुपचाप वहां से चलते बने। थोड़ी देर में सुरेश कुमार जी भी वहां पहुंच गए। उनके साथ मीडिया वाले और पुलिस भी आई थी। वह तुरंत आदित्य का हाल चाल जानने के लिए उससे बात करना चाहते थे, लेकिन आदित्य का बयान लेने के लिए वजह से पुलिस वाले ने सुरेश कुमार जी को चुप करा दिया और पुलिस वाले आदित्य से सवाल करने लगे। आदित्य, तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ? क्या तुम्हें कुछ याद है? आदित्य ने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद की और आंखें खोलकर बोला, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। मैं ही बहुत चिंता में था और सोच विचार करते करते पता नहीं कब रास्ते के बीचों बीच में पहुंच गया और यह हादसा हो गई। पुलिस वाले बोले, आदित्य, एक बार फिर से सोच लो, कहीं तुम यह बात किसी के दबाव में आकर तो नहीं कह रहे हो ना? क्योंकि अगर गलती तुम्हारी हुई तो हॉस्पिटल का भुगतान भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। पुलिस वालों की बात सुनकर आदित्य बोला, मेरे माता पिता ने हमेशा मुझे सच बोलना ही सिखाया है। मैंने जो भी कहा है वह सच ही है। इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। अस्पताल में पड़े आदित्य से मिलने के लिए सारे रिश्तेदार भी आने लगे और सभी ने आदित्य के फैसले की निंदा करते हुए उसे बेवकूफ़ बनाया, क्योंकि आज उसके पास एक मौका था कि वह इतने बड़े बिजनेसमैन से अपनी एक्सीडेंट का हर्जाना लेकर अपनी गरीबी दूर कर सकता था, साथ ही अपने पिता के सर का सारा कर्जा उतार सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। आदित्य के बयान पर सुरेश कुमार जी को निर्दोष साबित कर दिया गया, लेकिन जब उसकी अस्पताल से छुट्टी हुई तो आदित्य और उसके माता पिता को बस एक ही बात की चिंता सताए जा रही थी कि दवाइयों और अस्पताल के बिल की भरपाई कैसे करेंगे। जब आदित्य काउंटर पर बिल चुकाने के लिए गया तो पूछने पर पता चला कि बिल तो पहले ही भरा जा चुका था। 15 दिन अस्पताल में बिताने के बाद आदित्य अपने माता पिता के साथ घर लौट आया, लेकिन फिर से उसके मन में अपने पिता के सर का कर्जा उतारने के लिए विचारों का हलचल होने लगा। अब फिर से वही परेशानी थी कि आखिर घर का खर्चा कैसे चलाया जाए। तभी अचानक से एक बड़ी सी कार आदित्य के घर के बाहर आकर रुकी। इतनी बड़ी कार देखकर आस पड़ोस के लोग भी हैरान रह गए। सुरेश कुमार जी उस गाड़ी से निकले और आदित्य से मिलने के लिए उसके घर के अंदर गए। इतने बड़े व्यक्ति को अपने छोटे से घर में आते देख आदित्य के माता पिता हड़बड़ा गए। तभी सुरेश कुमार जी आदित्य के घर में रखी पुरानी सी कुर्सी पर बैठ गए और बोले, आदित्य, तुम्हारी ईमानदारी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हें पैसों
का लालच भी दिया गया। तुम चाहते तो मुंह मांगी रकम लेकर मुझे गलत साबित कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई से बहुत खुश हूँ। मेरे बिजनेस को संभालने के लिए मुझे तुम जैसे ईमानदार व्यक्ति की ही तलाश थी। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कंपनी में मैनेजर के तौर पर काम करो और मेरी कंपनी का सारा हिसाब किताब तुम अपने पास रखो। यह बात सुनते ही आदित्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसके माता पिता की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसकी माँ ने आदित्य की पसंद का सूजी का हलवा बनाया था और भगवान जी का धन्यवाद करने के लिए मंदिर जाकर भगवान जी को भोग लगाया। चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें हमेशा अपने बच्चों के साथ अच्छे व्यवहार करना चाहिए और अच्छे संस्कार ही देना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की और भी कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।